हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सीरीज में आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो चैप्टर 2 में इक्वेशन देखी थी वो सिंगल वेरिएबल में ही थी। वो वेरिएबल एक्स था। हमने कुछ इस तरह की इक्वेशन देखी थी, ए एक्स प्लस 3 सॉरी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट था और एक्स वेरिएबल था। या हमने क्वाड्रेटिक देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की हमने इक्वेशंस चैप्टर 2 में देखी है। लेकिन अब चैप्टर 3 में हमारे पास वेरिएबल दो हो जाएंगे, एक्स एंड वाई। यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे और हम इनसे संबंधित लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। कोई एक एग्जांपल, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल और सी एक कांस्टेंट है, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसी तरह से जब हमारे पास एक और इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन हमारे पास आती है, तो दो इक्वेशन मिलकर पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगी। और हमें इस चैप्टर में इसी पेयर को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स और उन मेथड्स को किस तरह से अप्लाई करना है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखी। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस निकल कर आती है। मान लीजिए दो पेयर है, दो लीनियर इक्वेशन एक पेयर में है, तो उस पेयर को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली कंडीशन आती है कि उन दोनों को सॉल्व करने पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिले। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उस पेयर को इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। सेकंड कंडीशन आती है कि दोनों में एक यूनिक सॉल्यूशन या फिर जिसे कह सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकल कर आए, तो उस तरह के पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तीसरी कंडीशन भी अराइज होती है अगर हमें सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मिल जाए। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं तब उस पेयर को डिपेंडेंट पेयर कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जब एक सॉल्यूशन था उसे कंसिस्टेंट कहा था। अब हम एक से ज़्यादा यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तक अगर हमें मिल सकते हैं उसे डिपेंडेंट पेयर कहते हैं। यानी कि डिपेंडेंट पेयर ऑलवेज कंसिस्टेंट तो होगा ही, ऑलवेज कंसिस्टेंट तो होगा ही। तो अभी तक हमने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो जो कंडीशंस बनती है और उन कंडीशंस के हिसाब से उन पेयर को क्या क्या कहा जाता है वो पढ़ा। पहली कंडीशन में जब सॉल्यूशन नहीं निकलते तो इनकंसिस्टेंट होती है, अगर एक सॉल्यूशन निकले तो कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलने पर डिपेंडेंट पेयर कहा जाता है। अब हम अगला कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। इस इस पेयर में हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। अगर मैं एक टेबल बनाऊं यहाँ पर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन हम आगे की एक्सरसाइजेस में देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए हमारे पास में
दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई B2 होता है, तो इस कंडीशन में जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग पेयर। और अगर हम इसे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। और जब हमें यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है तो हम इसे कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसके आगे हम देखें तो दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। जब ये कंडीशन आती है तो ये पेयर कोइंसिडेंट हो जाता है। यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है और यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। और इसे ही हमने थोड़ी देर पहले डिपेंडेंट भी नाम दिया था। इसके अलावा एक और तीसरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसमें A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 होता है। तो ये लाइन पैरेलल्स लाइन का एक पेयर होता है, और जब पैरेलल लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि ये लाइन एक दूसरे के लिए इनकंसिस्टेंट होती है। तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट यहाँ पर देखे हैं, पेयर का नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने पर क्या क्या कहा जाता है। और जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर पेयर इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इसे कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। और उसके लिए कंडीशन A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। दूसरे केस में A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C बाई C2 होता है, तो लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरे केस में A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 में लाइन्स पैरेलल होती है और कोई भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं आपको ये ग्राफ पर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इधर भी एक्स एक्सिस नेगेटिव है और इधर वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है। ये ओरिजिन है 0, 0। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो जो हमारी कंडीशन हमने ऊपर देखी है फर्स्ट वाली, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, वो फुलफिल होगी। सेकंड केस में जो हमने कोइंसिडेंट लाइन देखी है, कोइंसिडेंट लाइंस कुछ इस तरह की होगी और L1, और इसी के ऊपर हमें बिल्कुल इसी के ऊपर हमें L2 भी देखने को मिलेगा। और तीसरा जो केस होगा वो पैरेलल लाइंस का केस होगा। दो लाइंस पैरेलल हैं L1 और L2, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया है। अब हम कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद में क्वेश्चन करते हैं। NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में पूछा हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट। और अगर है तो उसे सोल्व करें। तो सबसे पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, A1 बाई A2। और अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा, अगर कंसिस्टेंट हमें देखना है तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होना चाहिए।
हम चेक करते हैं क्या ऐसा है। यहाँ पर हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक बार। अगर हम A1/A2 निकालें तो A1 तो 1 है और A2 2 है। अगर हम B1/B2 निकालें तो B1 3 है और B2 माइनस के साथ 3 है, 3/-3। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये पेयर कंसिस्टेंट है। अगर पेयर कंसिस्टेंट है यानी कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं हम ये सीखते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम इस तरह से लिख लेते हैं और यहाँ पर इसे सोल्व कर कर हम 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y को हम x की टर्म्स में यहाँ पर लिख लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अगर हम इसे y को x के टर्म से लिखना चाहे तो 2x को माइनस 12 इधर आकर -12 हो जाएगा और 3y इधर जाकर +3y और 3 को डिनोमिनेटर में भेजने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास में आएगा। अब हमें यहाँ पर y को x के टर्म्स में लिखने के बाद कुछ सॉल्यूशंस निकालने होंगे, यानी कि कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे जिन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में जो हम इस तरह की टेबल बना लेते हैं। ये टेबल हम बना रहे हैं इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन 1 के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर x और y यहाँ पर हमें लिखना है, लेकिन हम y को ऑलरेडी x की टर्म्स में लिखना सीख चुके हैं, 6 माइनस x/3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करूँ तो 6 माइनस 3/3 इज इक्वल टू 3/3 मीन्स 1, यानी कि x की जब वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो x को यहाँ पर 0 पुट करने से x को यहाँ पर 0 पुट करने से 6 माइनस 0/3 यानी कि 2 आएगा। हम एक और कोऑर्डिनेट हमारा लिख लेते हैं। लेट से यहाँ पर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं जैसे कि हम x की वैल्यू यहाँ पर 6 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y 6 माइनस 6/3 इज 0। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब हम इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। इसी तरह की टेबल इक्वेशन 2 के लिए हमें बनानी पड़ेगी। ऊपर x और हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में y को x की टर्म में लिखना सीख चुके हैं, 2x माइनस 12/3। फिर से हम कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो तो 2 × 0 -12/3 इज इक्वल टू -4। इसको इस तरह से आप लिख कर देख सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार 2x माइनस 12/3। अगर मैं x को 0 कर दूँ तो 2 × 0 -12/3, ये तो 0 हो जाएगा, तो -12/3 इज इक्वल टू -4। हम इस तरह से और भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अगर मैं x को 6 रखूँ तो 2 × 6 12 -12 0 और 0/3 इज 0। अगर मैं और कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो मैं x को 3 रख के देख लेता हूँ। अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो 2 × 3 6 -12 -6/3 इज -2। तो हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं।
ओरिजिन होती है ये 0,0, ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव में और इधर वाई एक्सिस नेगेटिव में। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 1,0। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। अगर ये 1,0 लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स का मतलब 1 है और वाई का मतलब 0। अगर 3,4 लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स का मतलब 3 और वाई का मतलब 4 होगा। तो अगर एक्सिस पे ही पॉइंट है तो उसे 1,0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, पर 4, 5 और 6 बना लेते हैं। वाई के लिए भी 1, 2, 3, 4 ऊपर तक जाएगा। इधर -1, ये एक्स के लिए -1, -2, -3, -4, -5 है। इधर वाई के लिए -1, -2, -3, -4। अब जो हमारे पास में लाइन्स है हम उन्हें ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट लाइन है उसमें जब एक्स की वैल्यू 3 होती है तो वाई 1 होता है। जब एक्स की वैल्यू 3 होती है तब वाई 1 होता है। जब एक्स की वैल्यू 3 होती है तब वाई 1 होता है, यानी कि हम इसे 3,1 लिख सकते हैं। इसी में जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई 2 होता है। जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वाई 2 होता है। तो हम इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 2, तो एक्स यहाँ पर 0 होगा और वाई 2 यहाँ पर होगा, तो हम इसे 0,2 लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट 6, जब एक्स की वैल्यू 6 होगी तो वाई 0 होगा। जब एक्स की वैल्यू 6 होगी तो वाई 0 होगा। तो कुछ इस तरह से लाइन हमारे पास में बन रही है, इस पॉइंट से पास होगी। अगर मैं इसे ग्राफ पर बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सेकंड इक्वेशन में जो हमने सॉल्यूशंस निकाले, अगर x की वैल्यू 0 होती तो y -4 होगा। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y -4 यहाँ पर होगा, 0, -4। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 6,0, 6,0 ये यहाँ पर है, 6,0। और एक और कोऑर्डिनेट हमने लिखा हुआ है 3, -2। अब आपको समझ में आ गया होगा x है ये y है, तो हम इसे 3, -2 यहीं से देखकर बता सकते हैं। तो 3, -2 के लिए यहाँ पर 3 है और -2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3, -2 होगा। इन तीनों पॉइंट से पास होकर हम कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं और हम देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट है 6,0, जो कि पॉइंट है 6,0, यानी कि जो दो लाइन्स हमें दी हुई थी हमने उनको ग्राफ पर बना लिया। x+3y = 6 और 2x-3y = 12। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ इस लाइन x+3y = 6 और 2x-3y = को जब हमने ग्राफ पर प्लॉट किया तो वो 6,0 पर इंटरसेक्ट हो गए, यानी कि इनका एक सॉल्यूशन, यानी कि अगर इंटरसेक्ट पेयर इंटरसेक्ट इज इंटरसेक्टिंग ऑन 6,0, यानी कि ये इनका एक सॉल्यूशन है, विच मीन्स दिस पेयर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है, ये बात हमने पहले थ्योरेटिकली भी यहाँ पर देख ली थी। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हुआ था तब भी ये बात प्रूव हो रही थी कि इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये हमने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से प्रूव भी कर दिया है कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन 6,0 है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट हमने पढ़े। फिर हमने पहला क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जो आपकी बुक से लिया हुआ है,
और इसको काफ़ी अच्छे से हमने समझा है। आप भी इसी को एक बार और वापस से करके देखें कि क्या आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है, और इस कंसेप्ट को रिवाइज करें। जब ये आपको कंसेप्ट और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आएगा, तभी हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ बढ़ पाएंगे, और हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।